जी हितेश जी, मंच आपके पास। धन्यवाद अनुराग जी। और आज जैसे हमारे सारे सेशन एक के बाद एक लगे हुए हैं, उसी तरह से सबसे अधिक व्यस्तता में से अगर मैं कहूं कि कोई समय निकाल के आया है तो विशेष तौर पर धामी जी को कहूंगा, क्योंकि आज उनका अभी इस महीने के अंत में उनका अपना एक उपचुनाव है, वहाँ की व्यस्तता है, कार्यक्रम लगे हुए हैं और उस बीच में आपने समय निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। सीधा मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। इससे पिछला जो सेशन था हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ वो सेशन था, और एक बात मुझे जो उसमें सबसे प्रमुख लगी कि देश में जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके शीर्ष नेता युवराज, जिन्हें कहते हैं लोग प्यार से, राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं और साक्षात्कार देते हैं और भारत की जो छवि प्रस्तुत करते हैं, आपको कैसा महसूस हुआ रात को? आपने देखा वो, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए हितेश जी, महाभारत काल से कहा गया है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, स्थिति हो, जब भी हम देश से कभी बाहर जाते हैं तो देश हमारे लिए सबसे पहले होता है। और राहुल गांधी जी ने जो बोला है वो उनकी परिपक्वता को दर्शाता है कि वो कितने परिपक्व हैं। विदेशों में जाकर वो जिस प्रकार से देश के बारे में बोल रहे हैं या देशवासियों के बारे में बोल रहे हैं। आपने वयम पंचाधिकम शतम का आपने रेफरेंस दिया। अगर मैं कहूँ कि हमारी जो परंपरा है, बाहर जाके हम बाहर वालों के लिए एक हैं, ये विचार टूटा है। मैं सीधा उत्तराखंड की एक जो सबसे बड़ी समस्या है उसके लिए बात करना चाहूँगा। आप दूसरी बार आए हैं, आपके पास दूसरी बार राज्य की कमान है। पहाड़ों में पलायन की एक बड़ी समस्या है और इसका कारण एक चकबंदी भी है। अगर मैं देखूं तो परिवार बढ़ गए हैं, उन्हें नहीं पता कि किसके हिस्से की ज़मीन कहाँ है, कौन सी ज़मीन दब गई, भूगोल उसका अलग तरीके का है। सामान्य मैदानी राज्यों की तरह की वहाँ की ना ज़मीन है ना प्रशासन की बात है। इस पलायन और चकबंदी दोनों को जोड़कर अगर हम कहें तो आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पलायन निश्चित रूप से उस पर हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं और जब लोगों को रोज़गार मिलेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, बहुत सारे ऐसे काम सरकार की तरफ से हमने अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है, मुख्यमंत्री नैनो योजना शुरू की है। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस के रूप में हमारे उत्तराखंड से हमने होम स्टे जैसी योजनाओं को काफ़ी प्रमोट किया है, उसमें सब्सिडी भी बढ़ाई है। और जहाँ तक चकबंदी का प्रश्न है, चकबंदी को लेकर हम पूरी तरह से सजग हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, आजीविका का क्षेत्र हो, इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को लेकर जो हम काम कर रहे हैं उसमें चकबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर हम आगे काम कर रहे हैं और उसके लिए हमने कार्य योजना बनाई है। अभी 2 हफ्ते पहले मैं देहरादून में ही था। मुझे अच्छा लगा देवभूमि के लिए एक नाम नेतृत्व का, जिस तरह से लोग बोल रहे थे उत्साह से, उन्होंने कहा धाम रक्षक धामी, ऐसा कहा। मगर उत्तराखंड में गढ़वाल चारधाम ये जो है ऑल वेदर रोड बन गई हैं, यहाँ पर धामों की काया पलट हो रही है। मगर इसकी तुलना में अगर कुमाऊं की बात करें, ओम पर्वत है, हाट कालिका है, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है, स्थान संकरा है। तो धामों के अतिरिक्त भी वो पूरा प्रदेश के लिए आपकी क्या कार्य योजना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ उत्तराखंड वासियों की तरफ से कि उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में आज बाबा केदार का पुनर्निर्माण का जो काम है हमारा, एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है और तेज़ी से वहाँ पर 400 करोड़ की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतर रही हैं। उसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि भी है जो दोबारा से वहाँ पर स्थापित हो चुकी है। 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के समय में वो पूरी की पूरी वो काफ़ी उसको नुकसान हो गया था। एक तरह से अब मैं कहूँ कि पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। उसको पुनः स्थापित करने का काम हुआ है। वहाँ पर सरस्वती घाट बने हैं, वहाँ पर दीवारें बनी हैं, वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास बने हैं और पूरा एक नया केदार
दिव्य केदार, भव्य केदार वहाँ पर बनते जा रहा है, बन गया है। और बाबा बद्रीनाथ का स्थान भी, उसमें भी हमारा काम शुरू हो गया है। अब चारों धामों में जाने वाली सड़कें बन गई हैं और धीरे धीरे जो भी अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि ओम पर्वत है, हाट कालिका है, बाबा नीम करोरी का स्थान है, जागेश्वर है, बागेश्वर है, हमारा जो है पूर्णागिरी का धाम है, ऐसे हमारे चितई के गोलजू हैं, घोड़ाखाल के गोलजू हैं, चंपावत के गोलजू हैं, अनेकों स्थान हैं, माँ बाराही का स्थान है। ऐसे लगभग 17 स्थान हम लोगों ने आइडेंटिफाइड किए हुए हैं और उनको मानसखंड कॉरिडोर के नाम से निकट भविष्य में हम उनको डेवलप करने की हमारी योजना है। उनको अच्छे रास्ते बनाए जाएंगे। जैसे अभी कैंची धाम है, कैंची धाम में मैं जानता हूँ कि इसमें से भी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर मुझे सुन रहे होंगे, देश के लोगों की बड़ी आस्था है नीम करोरी बाबा पर। वहाँ अभी हमने सबसे पहले एक प्रयोग शुरू किया है कि वहाँ पर हम एक बड़ी पार्किंग वहाँ बनाने जा रहे हैं और वो पार्किंग हमारे उत्तराखंड की दृष्टि से एक पायलट पार्किंग के रूप में होगी, जिसके लिए हमारी सारी कार्य योजना तैयार हो गई है। एक मुश्त जो शुरुआती धनराशि होती है वो भी हमने अभी उसके लिए स्वीकृत कर दी है, उसको जारी भी कर दिया है। तो इस प्रकार से सारे धाम एक सर्किट के रूप में बने। हम चाहते हैं कि जो लोग उत्तराखंड के अंदर 4 धामों के दर्शन करने आते हैं, 4 धामों में श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो एक सर्किट के रूप में पहले चारों धामों के दर्शन करें। उसके बाद जो हमारे 17 और जो ऐसे स्थान हैं उन स्थानों पर भी जाएं। एक बड़ा प्रश्न, आपने धामों को चिन्हित किया है मगर कुछ और चीज़ों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। आप उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक समय जुड़े हुए थे और 22 वर्ष हो गए राज्य को बने हुए। उत्तराखंड में प्रशासनिक सख्ती होती है, अपराधी चिन्हित किए जाते हैं, तो भागने के लिए, छिपने के लिए उत्तराखंड एक ठिकाना बन गया है। कोई कार्य योजना इसमें भी चिन्हित करने की आपकी है? एक तरफ तो बड़ी कड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ पहाड़ों में उनको तराई में छुपने की गुंजाइश मिल रही है। जो एक से एक नामी गिरामी जो भी अपराधी हैं वो सीधे सीधे जो है हम लोग उनको, जो कानून तोड़ने वाले हैं, कानून का उल्लंघन करने वाले हैं, कानून व्यवस्था को समाप्त करने वाले हैं, उन सभी पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। और हमने जो है उस पर अलग अलग तरीके से ड्राइव चलाई हुई है। अभी 150 करोड़ रुपए का जो आरोपी था यशपाल तोमर, अभी हम लोगों ने जो है उसको वहाँ गिरफ्तार किया है, जेल के अंदर बंद किया है। जो भी कानून है सख्ती से अपना काम कर रहा है, अपराधियों के लिए कोई जगह उत्तराखंड में नहीं है। और हमने कहा है कि या तो उत्तराखंड छोड़ दे या उत्तराखंड में जो है उनको सीधे अंदर जाना पड़ेगा। उत्तराखंड छोड़ दें, उत्तराखंड छोड़ दें का ये प्रश्न अपराधियों से तो बनता है, मगर उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है धामी जी जिसकी जनसांख्यिकी को लेकर बड़े सवाल हाल फिलहाल में उठे हैं। 4 जिले तो ऐसे हैं जहां पर 30 से 40% जनसंख्या अचानक उसका उछाल जो दिखता है। वहां के उत्तराखंड के देहरादून में मैं एक गोष्ठी में था, वहीं पर सवाल उठ रहा था। तो ये जो जनसंख्या अनुपात बदला है, बढ़ा है, और रोहिंग्याओं की एक बड़ी तादाद वहां पर दिखाई देती है। कोई शिनाख्त का, कुछ इसकी परख का कोई कार्यक्रम आपने लिया है? अभी मैंने जो शपथ ग्रहण के बाद सबसे पहले जो समीक्षा करी है, उस समीक्षा में सबसे पहले हमने एक स्पेशल ड्राइव पुलिस की तरफ से चलाई गई है और ऐसे लोगों को हम चिन्हित करने के लिए, ऐसे लोगों को खोजने के लिए कि कहीं भी कोई भी कहीं से आकर, क्योंकि पहले ये होता था कि आकर अपना कहीं बस गए हैं, उनके बारे में बहुत बाद में जानकारी होती थी कि उत्तराखंड के अंदर जब कोई घटना हो जाती थी, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती थी, तो पता लगता था कि बाद में किसी के ऊपर गुंडा एक्ट लगी हुई है, किसी के ऊपर रासुका लगी हुई है, लेकिन उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हमने अपनी पुलिस की तरफ से स्पेशल ड्राइव अभी चलाया हुआ है और ये ड्राइव हमारा सख्ती से चल रहा है। और इसको लेकर हम 2 प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, इधर ड्राइव भी चला रहे हैं और जो हमारा धर्मांतरण का जो कानून है उसको भी और सख्त करने के लिए हम जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। एक अभी पिछला सत्र जो था हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो पिछले दिनों अगर आपको ध्यान होगा कि वहाँ के युवाओं ने एक मुहिम चलाई थी पूरी, उत्तराखंड मांगे सशक्त भू कानून।
वहाँ के लोगों में एक छटपटाहट है, बेचैनी है, और लग रहा है कि बाहर के लोग आके इसका पूरा जो देवभूमि कहा जाता है इसका स्वरूप बदल रहे हैं। इन भू कानूनों को सशक्त करने की कोई योजना आपके मन में है क्या? नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले क्या है कि उत्तराखंड को समझना पड़ेगा, और जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, वो उत्तराखंड के हित की दृष्टि से उन्होंने ऐसी मांग की है, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति बहुत भिन्न है। जहाँ हमारा उधम सिंह नगर, हमारा हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल का भी कुछ क्षेत्र, जहाँ हमारा ये मैदानी क्षेत्र है, वहीं उसके अलावा जो हमारे 9 जिले हैं, 9 के 9 जिले पूरी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। अधिकांश उनका भूभाग पर्वतीय है, तो दोनों ही क्षेत्रों में वहाँ की डेमोग्राफिक चेंज भी ना हो, और यहाँ पर हमारा जो विस्तार है, जो औद्योगिकरण है, हमारा रोजगार है, वह भी प्रभावित ना हो। तो दोनों को ध्यान में रख के हमने इसके लिए कमेटी बनाई हुई है, और एक उच्च स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। हमने काफ़ी जो इस क्षेत्र में जिनका लंबा अनुभव है उनको कमेटी में रखा हुआ है, और कमेटी ने काफ़ी काम कर लिया है। उत्तराखंड के हित में जल्दी ही हम जो है इस पर कोई ऐसा कानून लेकर आएंगे जो उत्तराखंड राज्य के हित में होगा। धामी जी, ऐसा है कि पहले उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी, और अब लगता है कि एकदम से नया गियर, बड़ा गियर लगा दिया है आपने, और इसको लेकर कई सारे लोग सवाल उठाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने जिस समय चुनाव की घोषणा हुई, आपने कहा कि हम राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। पूरे राज्य में उसकी हलचल थी, करंट था, मगर उसके साथ ही एक संशय भी दिखाई दिया। लोगों ने कहा कि कानून तो देश की संसद बनाती है, आप कैसे बनाएंगे? इस पर संशय की बात दिखाई दी। क्या आपका रोड मैप क्या है? आपने खाका कैसे खींचा है? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, और उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, यमुना का प्रदेश है, देवों का प्रदेश है, हिमालय का प्रदेश है। यहाँ पर अध्यात्म, धर्म और संस्कृति का एक केंद्र है। पर्वतों से, नदियों से आच्छादित है, और दो दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हमारे राज्य से लगी हुई हैं। और इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर, चाहे सेना में हो या अर्धसैनिक बलों में हो, हमारे यहाँ प्रत्येक परिवार से कोई न कोई, किसी का बेटा काम करता है, किसी की बेटी काम करती है, किसी का भांजा करता है, भतीजा करते हैं, चाचा करते हैं, ताऊ करते हैं, मामा करते हैं, भांजे करते हैं, मतलब प्रत्येक परिवार से सेना में कोई है। तो इसलिए हमने ये, जब हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने चुनाव में जा रहे थे, तो 12 फरवरी 2021 को हमने, हमारी पार्टी का ये संकल्प था कि हम सरकार में आएंगे, नई सरकार बनेगी, और नई सरकार के गठन होते ही हम सभी के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए, सभी वर्गों के लिए एक समान कानून लेकर आएंगे। और हमने उसकी शुरुआत कर दी है। हमारी नई सरकार बनी है, और नई सरकार बनते ही हमने जो है सर्वसम्मति से ये पारित कर दिया, हमारे मंत्रिमंडल ने, हमने, कि हम सभी के लिए एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। उसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, और वो कमेटी होगी, विधि विशेषज्ञ उसमें होंगे, और जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो होंगे। उन सभी को मिलाकर वो कमेटी जो ड्राफ्ट तैयार करेगी, उस ड्राफ्ट को उत्तराखंड सरकार लागू करेगी। और जहाँ तक रही केंद्र की बात, तो केंद्रीय गृह मंत्री जी भी बार बार इसके बारे में कह चुके हैं कि उन्होंने भी अपनी मंशा जाहिर की है, और हम तो लागू कर ही रहे हैं। हमने इसके लिए तैयारी कर ली है, और हम चाहते हैं कि देश के अन्य राज्य भी इसको लागू करें। ये वास्तव में अगर होता है तो बहुत बड़ा कदम होगा। मैं इससे पहले आपने जो बात कही थी उसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। आपने कहा तीर्थ हैं, मंदिर हैं, नदियाँ हैं, अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, मगर उसके साथ ही जंगल हैं, जंगल में कब्रें हैं, रेलवे स्टेशन की ज़मीन है उस पर अतिक्रमण है, सरकारी ज़मीन है वहाँ पर मज़ार हैं। हमने ऐसी स्टोरीज़ की कि एक एक पीर की मज़ार 8-8 जगह पर है। ये देवभूमि में जो अतिक्रमण है, अभी 4 दिन पहले भी आपका सरकारी अमला किसी काम में लगा हुआ था। शक्तिपीठ है मानीला, डोटियाल के पास, वहाँ का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर। ये जो एकदम से जगह जगह मशरूमिंग कहते हैं हम, जगह जगह दिखाई देने लगे, अतिक्रमण भी दिखने लगे, मज़ार भी दिखने लगे, जो वहाँ पर थे नहीं, जो पहाड़ों की जनसंख्या से नहीं जुड़े हुए हैं, आबादी से नहीं जुड़े हुए हैं। आपके पास इसका समस्या के निदान के लिए कोई खाका है? नहीं, देखिए,
आपको ये लगता होगा कि थोड़ा मैं मीठा बोलता हूँ, मैं बहुत जोर से नहीं बोलता हूँ, लेकिन काम में सख्ती से करता हूँ और जहाँ भी अतिक्रमण होगा ये किसी भी कीमत पर उत्तराखंड के अंदर कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीठा बोल के और सख्ती से काम करना, ऊंचा ना करना, मुझे लगता है कि ऊंचा ना बोलना और काम बोले, आवाज़ चाहे ऊंची ना हो, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके साथ ही मैं श्रोताओं के मन में भी कुछ सवाल होंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे जो श्रोता हैं उनके पास माइक लेकर, वॉलंटियर्स हैं हमारे, हाथ ऊंचा करेंगे तो मैं माइक भेजता हूं। फिर सबसे अगली पंक्ति में अश्विनी उपाध्याय जी हैं। नमस्ते धामी जी। जी नमस्कार। 3-4 विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। एक तो घुसपैठियों को नियंत्रण का विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उत्तराखंड भी पार्टी है। 2017 से नोटिस गया हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण भी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उत्तराखंड पार्टी, मतलब सब देश की सभी राज्य सरकारें पार्टी है। मेरा आग्रह था, आज मुलाकात हो गई, कि कम से कम जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण और धर्मांतरण नियंत्रण में, इसमें एक प्रोएक्टिव काम आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल आपने निश्चित कर दिया है, तो ये जनसंख्या नियंत्रण और घुसपैठ नियंत्रण, इस पर भी आप ध्यान दें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। जी जी जरूर, उस पर हम पूरी तरह से पहले से ही जो है एक बार काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब को कहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दे, जवाब नहीं आया उनका। ठीक है, करते हैं। पहली ही पंक्ति में अपना नाम बताएंगे। इसमें आप जैसे लोगों की मदद भी लेंगे, मैं सरकार के स्तर से तो करेंगे ही, आप जैसे लोगों की मदद भी हम लोग लेंगे। बिल्कुल, मेरी लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर हो, सबको गुजारा भत्ता मिले, सबको विरासत का अधिकार, सबको वसीयत का अधिकार, ऐसे मेरी 5 PIL यूनिफॉर्म सिविल कोड से ही इर्द गिर्द है। तो आप जब मुझे निर्देशित करेंगे, मैं पूरा ड्राफ्ट ले आके आपको दे दूंगा। मैं आपको आमंत्रित करूंगा। धन्यवाद जी। एक पहले प्रश्न यहाँ से हाथ उठाता है, उसके बाद आपके पास आते हैं। जी। जय श्री राधे धामी जी, मैं ब्रजवासी हूँ। जी जय श्री राधे। सत्य प्रकाश मंगल, मैं रिस्क मैनेजमेंट में काम करता हूँ। मेरा एक छोटा सा, मेरी दिल की प्रश्न है छोटा सा। जैसे सुबह भी चर्चा हो रही थी पहले सेशन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड हेट स्पीच। एक सेम हेट स्पीच के लिए यूपी में कार्रवाई नहीं होती है, उत्तराखंड में कार्रवाई क्यों हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप? मैं जितेंद्र त्यागी जी की बात करना चाह रहा हूँ। नहीं, वो चूँकि उसके बारे में बहुत सारे विषय आए थे और हमारे यहाँ पर चूँकि उस समय आचार संहिता भी लगी हुई थी, और चूँकि आचार संहिता के समय में एक तो क्या है कि सरकार का सारा काम इलेक्शन कमीशन के पास चला जाता है, तो उसके कारण से कुछ चीज़ें हुई हैं और कुछ कम्युनिकेशन गैप भी हुआ है, उसको हम लोग आगे ठीक करेंगे। दामी जी, एक अच्छा, वहाँ आप बताएं। हाँ दामी जी, मैं कुमार राकेश मेरा नाम है, और आपसे ये सवाल, अभी हितेश जी ने एक बात कही, 1990 में मैं नैनीताल गया। सवाल बहुत ही छोटा है, मुद्दा बहुत बड़ा है। और फिर आज मैं देखता हूँ नैनीताल को, तो हमारी नैना देवी का जो मंदिर है वो धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है, और वहाँ एक छोटी सी मस्जिद होती थी 10 बाय 10 की, वो विशाल हो चुकी है वहाँ पे। और उसके अलावा वहाँ पे बगल में शायद SSP बैठते, वो दरबे में लगता है बैठते हैं वो। तो एक तो ये है, एक चित्र मैं दे रहा हूँ, इसके लिए आप जैसे युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। दूसरा, आपने कॉमन सिविल कोड की बात कही है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। दूसरा सवाल ये है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री है भारत सरकार में, और आपके यहाँ भी मंत्री है, हर राज्य में है। सरकार पहले से ज़्यादा पिछले 8 वर्षों में माइनॉरिटी अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा धन दिया है और उस पर ज़्यादा हुआ, लेकिन उस बात को लेकर के कोई मुख्यमंत्री नहीं बोलता, केंद्र का मंत्री नहीं बोलता, और न संस्थाएं बोलती हैं। उसके बाद भी वो लोग नमक खा के नमक हरामी करते हैं। इसके लिए आपकी सरकार क्या करे? देखिए, आपका जो प्रश्न है
वही प्रश्न मेरा भी है। मैं मुख्यमंत्री हूं, लेकिन ये प्रश्न मेरे मन में भी है। कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, उनको किया जाता है और करेंगे हम लोग। सर राम राम जी। मेरा नाम रोहित खुराना है। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना बड़े क्वेश्चन तो नहीं है मेरे, कि जब मेरा फ्रेंड अभी वायनाड गया तो वीडियो भेजी वहाँ से, रास्ते की वीडियो है, और जाते जाते उसने वीडियो बनाई कि सारे ग्रीन झंडे लगे हुए थे वायनाड में। जी। तो ऐसे जब हम, आप भी यंग सीएम हैं, ऐसे जब हम जाते हैं विद फैमिली घूमने उत्तराखंड, और वहाँ पे खुराना जी संक्षिप्त तो रखें। वहाँ भी एक जैसे देवभूमि है, तो वहाँ भी हमें लगे कुछ ऐसा झंडे लगे हो, भगवा लगे हो, या कुछ ऐसा लगे हो कि हमें भी लगे कि हम देवभूमि में घूमने आ रहे हैं। चलिए देखेंगे, इस बारे में करेंगे। और देवभूमि आपको पूरी तरह से जो है आगे दिखाई देगी। देवभूमि का जो स्वरूप होना चाहिए उसी स्वरूप में देवभूमि दिखाई देगी निकट भविष्य में आपको। पीछे। नमस्कार पुष्कर जी, मैं सुशील दिल्ली में रहता हूं पर देहरादून से हूं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई डेडलाइन आप देना चाहेंगे, कब तक आ जाएगा? धन्यवाद। बहुत जल्दी हम लोग उसको करने वाले हैं। डेडलाइन क्या हो सकता है कि मैं आज इस कार्यक्रम में आया हूं और कार्यक्रम में जाने के बाद आपको समाचार पत्रों में पढ़ने को दिखाई देगा कि कमेटी फॉर्म हो गई है। आज मुझे लग रहा है इस सेशन में जितना चटपट ये सेशन है उतनी चटपट आप लोग घोषणा करवा लेंगे बहुत सारी। दबाव तो नहीं बना रहे हैं। वैसे मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ, आपने जो कहा था कि राज्य में ज़्यादातर लोग सेना में हैं, सेना में है, कुछ होटल इंडस्ट्री में है, मगर इसके अतिरिक्त रोजगार के और क्या क्या साधन हो सकते हैं, उसके लिए क्या, उसका क्या ब्लूप्रिंट है, उसकी क्या तैयारी है? देखिए, राज्य में हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोजगार के साधनों में पर्यटन का व्यवसाय है, और उसको लेकर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। पर्यटन है, बागवानी है, फलों की खेती है, और साथ में अभी होम स्टे जैसी योजना, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे स्थानों पर छोटे छोटे घरों में लोगों ने होम स्टे शुरू किए हैं। और वो होम स्टे बहुत सस्ते भी हैं, अच्छे हैं। वहाँ पर लोगों को उत्तराखंड को नज़दीक से जानने का अवसर भी मिलता है, उत्तराखंड की संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है, उत्तराखंड के भोजन का स्वाद लेने का अवसर मिलता है। साथ में जो लोग होम स्टे योजना में काम कर रहे हैं, उनको उनकी आजीविका का भी एक बड़ा साधन बन रहा है। तो ऐसे अनेकों काम हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारे जो स्वयं सहायता समूह हैं, उन स्वयं सहायता समूह को हम लगातार प्रमोट कर रहे हैं, उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं। अभी महामारी के दौरान भी बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, उनके बहुत सारे काम चलते हैं। महिलाएं जो मातृशक्ति है हमारी, इसमें स्वयं सहायता समूह है, क्लस्टर है, इनके माध्यम से वो एक बड़ा काम अपने साथ कई लाखों लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं। इस प्रकार की चीज़ों को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, और सरकार की तरफ से हमने उनको पिछले वर्ष महामारी में जब उनका काम नहीं चल पाया तो हमने पैकेज भी दिया था। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा दूरस्थ क्षेत्रों का जो पलायन है, वो पलायन इसके माध्यम से भी रुकेगा। जो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, वो भी जो है एक हमारे लिए बड़ी आज की ज़रूरत है। उन सभी पर हम काम कर रहे हैं। जी। एक राज्य की पहचान से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि देवभूमि की इसकी एक शाश्वत पहचान है। अंग्रेज़ों ने इसे शिक्षा का हब बनाया था, उसके साथ पर्यटन भी है। तो आपने सांस्कृतिक क्षेत्र में तो बताया, मगर पर्यटन जैसे होम स्टे बताया, उसके साथ ही शिक्षा, इसमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, देखिए, अभी हमारा पर्यटन के साथ साथ एक जो उत्तराखंड राज्य की मूल अवधारणा थी, उस मूल अवधारणा में पर्यटन और ऊर्जा दो प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। और अब हम जो है बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर रामगढ़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में अभी वहाँ पर फलों की खेती हो रही है। अभी 2 लाख सेबों के पेड़ वहाँ पर पौधे लगाए गए हैं, और लगातार इस क्षेत्रों में काम हो रहा है कि जिससे बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, औद्यानिकी के क्षेत्र में हम लोग जो है तेज़ी से काम करके एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड जो बनाना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी है स्वावलंबन और सभी को रोजगार, उस दिशा में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। जी।
हाँ, प्रश्न हमारे बीच में आ रहे थे, हमारा संवाद फिर चल गया। 2 प्रश्न अभी और लेते हैं। सामने हमारे साथ मैं जी, नमस्कार, मेरा हाँ। नाम डॉक्टर नितिन अग्रवाल है और मैं विश्व आयुर्वेद परिषद का राष्ट्रीय सचिव हूँ। उत्तराखंड आयुर्वेद की भी भूमि है और इस नाते मेरा ये एक निवेदन रहेगा कि उत्तराखंड में आयुर्वेद की बहुत इंडस्ट्री भी है और जो रॉ मटेरियल जड़ी बूटियाँ जिनको हम बोलते हैं उसकी पूरी सोर्सिंग उत्तराखंड से ही हो, इसकी कुछ व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए, विशेषकर हरिद्वार, देहरादून ऐसे जहाँ पर बड़ी सेंटर्स हैं आयुर्वेद के। वो ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग है वो दिल्ली की खारी बावली से या और जगहों से तो होती है, लेकिन उत्तराखंड से पर से इतना रॉ मटेरियल मिल नहीं पाता। दूसरा इसी से संबंधित विषय ये है कि थोड़ा जो आयुष विभाग की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको भी थोड़ा सा आपको एक निर्देश देना पड़ेगा कि जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है इंडस्ट्री को, जिसमें कि कम से कम एक जवाबदेही तय हो कि अगर किसी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है किसी प्रोडक्ट के या कंपनी के, तो वो एक समय सीमा में हो जाना चाहिए। अन्यथा ऐसा लगता है, मैं डायरेक्ट आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन शायद किसी और चीज़ की अपेक्षा रहती है जिसकी वजह से वो उसको पोस्टपोन कर देते हैं और फिर इंडस्ट्री मजबूर होकर कुछ ना कुछ फिर दूसरे गलत रास्ते अपनाती है। तो इस पे भी आपका एक मार्गदर्शन जरूरी है। नहीं, निश्चित रूप से आपके भी सुझाव लेंगे इसमें हम लोग और आपको भी बुलाएंगे वहाँ। हम चाहते हैं, देखिए ऐसा है कि हमने इसमें कुछ काम शुरू किए हुए हैं। एक सेकेंड, आयुर्वेद का क्षेत्र हो चाहे हमारा अन्य क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य कैसे आगे बढ़े, उसके लिए हमने बोधिसत्व विचारों की एक श्रृंखला आयोजित की है। पिछले कार्यकाल में हमने 5 ऐसी श्रृंखला विचारों की आयोजित की थी, जिसमें हमारे पास भारत सरकार के भी बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने सलाहकार थे या हमारे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, वो भी जो है हमारे 3 कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए थे और जिनका विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो एक विशेषज्ञता है, जिनकी अपनी एक विशिष्टता रही है, उन सभी के विचार लेकर कि हम कैसे उसको धरातल पर उतार सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। और आपको भी, चूंकि वो तो आयुर्वेद की धरती है, योग की धरती है, अध्यात्म की धरती है, संस्कृति की धरती है, तो उस धरती से निश्चित रूप से हमारा जो आयुर्वेद है वो बढ़ना चाहिए उस क्षेत्र में। और वो हमारा विचार भी है, हमारी विचारधारा भी है, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग बरसों से काम करते रहे हैं। उस क्षेत्र में कहीं कोई कमी नहीं है। आप अपने हमको सुझाव दीजिए, हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग लेने के लिए तैयार हैं। धामी जी, आपने आयुर्वेद के बारे में बोला। मेरा निवेदन है कि जैसे दक्षिण में केरल आयुर्वेद का हब माना जाता है और उसके अंदर टूरिज्म जाता है दक्षिण में, क्या उत्तराखंड उत्तर का आयुर्वेद का हब बन सकता है? दुनिया भर के अंदर जिसने भी अगर आयुर्वेद से संबंधित कोई हॉस्पिटलाइजेशन करनी है या कोई ट्रीटमेंट करना हो, वो उत्तराखंड की तरफ देखे। एक और दूसरा, हम लोगों ने वादा किया था कि हम हेमकुंड पे रोप वे का मामला शुरू करेंगे। बड़ा संकल्प है और ऐसे ही केदारनाथ के लिए आज आप वादे जो किए उसका सबकी तारीखें बता रहे हैं, कुछ इशारे भी कर रहे हैं, स्वीकारोक्तियां भी हो रही हैं। हाँ, नहीं जल्दी आरपी भाई, अभी 2 दिन पहले हेमकुंड यात्रा को हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई है वहाँ से, ऋषिकेश से, और गुरु गोविंद सिंह जी की वो तपस्थली रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ केदार बाबा के प्रांगण से 5 नवंबर 2021 को कहा था कि जल्दी ही जो है हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे बनेगा। उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और हम चाहते हैं कि बाबा केदार कृपा करें, हमारे गुरु घर से कृपा हो कि जल्दी से जल्दी बने। सरकार उसके लिए तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस है कि जल्दी से जल्दी हेमकुंड की यात्रा जो है रोपवे से भी लोग कर पाएँ, जो लोग बीमार हैं, जो लोग नहीं पहुँच पाते। थोड़ा कठिन यात्रा भी है, वो कठिन यात्रा उनके लिए भी आसान हो। दुनिया भर के सिख एक और अर्जी मंजूर हुई है। मैं एक चीज़ धामी जी कहना चाहूँगा। हेमकुंड साहिब की बात हुई, 4 धाम की बात होती है, मगर एक और धाम आपके मन में है, सेना से जुड़ा हुआ, उसकी क्या कल्पना है? उसकी बात कहीं कहीं पहाड़ में सुनाई देती है, नीचे मैदान तक नहीं आती। अभी 1700 से भी ज़्यादा जो हमारे रणबांकुरे, जो सेना के अंदर जिन्होंने अपनी शहादत दी है, हमारी देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, उनके 1700 परिवारों के उनके परिवारों से उनके घर के आंगन की माटी को हम लोगों ने एकत्र किया
और एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है, उसका हमने वहाँ पर पूजन भी कर लिया, शिलान्यास भी कर लिया। देहरादून में एक सैन्य धाम उनकी स्मृति में बहुत बनने वाला है, जो देश के लिए एक प्रमुख स्थल होगा, जहाँ उनकी स्मृतियाँ वहाँ पर होंगी और हमारी आने वाली नई पीढ़ियाँ भी उसको देखें, जिससे कि लोग जो है हमारे सैनिकों के बारे में, हमारे देश के लिए जिन्होंने शहादत दी है, अपने प्राणों का बलिदान किया है, वो उनके हमेशा स्मरण में रहें, उनकी प्रेरणा में रहें। बहुत सुंदर। कुछ और हाथ उठे थे, मैं वॉलंटियर से आग्रह करूंगा, ये पहली टेबल के पास। थैंक यू। उत्तराखंड का निवासी होने के नाते मेरा यह तजुर्बा रहा अपना है। नाम से शुरू करेंगे। मैं सतीश शर्मा हूँ, संपादक एवं प्रकाशक, अंग्रेजी दैनिक गढ़वाल पोस्ट। धामी जी, उत्तराखंड का नागरिक होने के नाते मेरा यह तजुर्बा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत बेलगाम रही है पिछले 22 वर्षों में, और मैं अक्सर कहता हूँ ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे युवा मुख्यमंत्री हमारे राज्य को मिला है, और पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिसका दिल अपने लोगों के लिए धड़कता है। तो ब्यूरोक्रेसी से कैसे निपटेंगे आप? आपको कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा सतीश भाई? अभी नहीं, अभी हमने जो पहला फेरबदल किया है उसमें आपको लगा कि नहीं लगा, जिसका जैसा जो काम कर सकता है उसके हिसाब से उसको काम दिया गया है। आप चूंकि अच्छे समीक्षक भी हैं सतीश भाई, और मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर खड़े हैं। देहरादून में सबसे पहला पिक्चर मेरा जो है, सबसे पहला फोटो इन्होंने लिया था। तब जो है ये डिजिटल कैमरे वैमरे बहुत कम चलते थे, तो इन्होंने मेरा उससे कैसे लिया था भाई साहब? वो निकॉन का कैमरा था। हाँ जी। तो इसलिए देखिए, ये जैसा ऊपर से चलता है, जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जैसा ऊपर से चलेगा वैसे ही नीचे चलेगा। जब हम लोग ठीक काम करेंगे, मैं ठीक काम करूंगा, तो मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी अच्छा काम करेगी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, ऑल द बेस्ट। जी, आपने बहुत आहिस्ता से बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि अगर उत्तराखंड के बारे में मैं कहूँ तो ये बार बार सुनते थे कि ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पर खेल बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो जो बनाने की बिगाड़ने की बात करते थे, आपने उनका खेल बिगाड़ दिया है। और प्रश्नों की ओर हम आते हैं, पीछे टेबल पर। नमस्कार हितेश जी। नमस्कार भाई साहब। 2 विषय आपके संज्ञान में लाने हैं। मैं प्रणय कुमार जोधपुर से हूं और पांचजन्य ऑर्गेनाइजर समेत विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखता हूं। पोंटा साहिब एक शहर है जिसकी बाउंड्री हिमाचल से छूती है। वहाँ के कुछ स्थानीय बंधुओं ने लगातार हमारे संज्ञान में ये विषय दिया है कि वहाँ बड़ी संख्या में कुछ घुसपैठिए कह लें या बांग्लादेश से आए हुए लोग रह रहे हैं, और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और शायद सीमा पर है। इस कारण से हिमाचल और उत्तराखंड दोनों सरकारें निष्क्रिय हैं वहाँ, तो उन पर एक संज्ञान लिया जाए। और दूसरा विषय कि उत्तराखंड देवभूमि है, वहाँ होटलों में, रेस्तराओं में पहचान बदल करके कुछ कर्मी नियुक्त किए जा रहे हैं। तो ये हमारे चयन का मामला है। तीर्थस्थल हम पुण्य अर्जित करने के भाव से जाते हैं, तो निवेदन है कि उनकी पहचान हो, होटलों और रेस्तराओं में काम करने वालों की, हमारे चयन का मामला हो। प्रणय जी, इस पर हम लोगों ने पहले से ही सत्यापन चलाया हुआ है। इस पर सत्यापन पर हमारे अधिकारीगण काम कर रहे हैं। आपने मुझे कहा है, मैं हिमाचल भी बात करूंगा, हमारे अधिकारीगण भी बात करेंगे, और अगले सेशन में यहाँ पर आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी आएंगे, उनके भी संज्ञान में आपके माध्यम से भी चला जाएगा, और मैं स्वयं इसका संज्ञान लेकर दोनों राज्य बात करके इस पर जो है हम अगर कहीं पर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से, वैसे तो हमने पहले से भी सत्यापन चलाया हुआ है। अभी नई सरकार का जैसे हमारा गठन हुआ है तो हमने हर क्षेत्र में सत्यापन चलाया हुआ है। हजारों लोग इस सत्यापन की उस पर हैं, उनके रडार पर हैं। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। नमस्ते। मेरा एक सुझाव समझ लीजिए, क्योंकि सवाल तो हम खैर सवाल जवाब तो हमारा दिन का काम है, लेकिन जो डॉक्टर साहब और आरपी जी ने जो कहा उससे मिलता जुलता सुझाव है, क्योंकि ज़्यादा उद्योग हो नहीं सकता, पहाड़ी इलाका है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो उन सब फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए क्या एक मेडिकल टूरिज़्म हब बन सकता है? ये मिलता जुलता मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि एकमात्र जम्मू कश्मीर के बाद उत्तराखंड है जहाँ पे 2 एम्स हैं, छोटा राज्य है फिर भी 2 एम्स है,
और पिछले कुछ 8 महीने में, ज़्यादातर हम लोग आप ही के साथ थे उत्तराखंड में, हमने ये पढ़ा कि स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं हैं वो बहुत अच्छी हुई हैं उत्तराखंड के अंदर। तो उसी को टैप इन करते हुए, सर्विस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ही, सीनियर सिटीजन लिविंग बहुत एक अच्छी इंडस्ट्री वहाँ खुलने पे आ रही है। तो API, रॉ मटेरियल्स एंड मेडिकल टूरिज्म हब, अगर इस पे कुछ कर सके और इस पे कुछ प्रकाश भी आप डाल सकेंगे तो बहुत अच्छा आपने और नितिन जी का दोनों का सुझाव एक जैसा ही है, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है। इस पर हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वहाँ पर एक एम्स पहले ऋषिकेश में था ही, अभी दूसरा एम्स हमारा उधम सिंह नगर में भी खुलने जा रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया है और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए और इस क्षेत्र में निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। जी नमस्कार धामी जी, मेरा नाम सचिन बुधौलिया है, मैं यूनिवार्ता से हूँ। मेरा सवाल ये है कि अभी बीते कुछ दिनों में जब से ये यात्रा शुरू हुई है तो आपने सड़कें बहुत अच्छी बना दी, आने जाने की व्यवस्था बहुत अच्छी कर दी, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई, वाहनों की बहुत लंबी कतार हो गई, केदारनाथ धाम में इतने लोग पहुँच गए कि उनके लिए रुकने की व्यवस्था नहीं थी। तो ये कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर लोड जो बढ़ जाता है, इसको नियंत्रित रखना एक बहुत बड़ा विषय है। तो जिस प्रकार से वैष्णो देवी धाम में या अन्य तीर्थों में उस प्रकार की व्यवस्था है, इस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? धन्यवाद। सचिन जी, आपका प्रश्न इस समय जो है केवल आपका प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न पूरे भारतवर्ष का हो गया है। अभी पहले दिन जब यात्रा शुरू हुई थी, 3 तारीख को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले थे, 6 तारीख को केदारनाथ जी के खुले थे, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के खुले थे और 6 तारीख को जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले तो वहाँ की जो कैपेसिटी है वो 15,000 मैक्सिमम है अधिकतम, और वहाँ पर 22,000 से भी ज़्यादा लोग पहुँच गए। रात को 12-1 बजे मुझे वहाँ से जिलाधिकारी और अन्य लोगों का फ़ोन आने लगा कि साहब यहाँ पर तो 7-8 हज़ार लोग ज़्यादा आ गए हैं और वहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है रात को। तो किसी तरीके से पहले दिन हमने व्यवस्था करी और ये अभी केवल केदारनाथ जी की बात नहीं है, अभी बद्रीनाथ जी की बात नहीं है, पूरे उत्तराखंड के अंदर कहीं भी पैर रखने के लिए जगह नहीं है। इसको देखते हुए हमने यात्रा में आने वाले विशेषकर सभी लोगों से अनुरोध भी किया है कि जब तक रजिस्ट्रेशन ठीक से आपका रजिस्ट्रेशन अलाउ न करे, वहाँ से जब तक आपको न बताया जाए कि भाई आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप यात्रा कर सकते हैं, एक तो तब तक वो यात्रा न करें। दूसरा एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बीच में आपने देखा होगा यात्रा प्रारंभ हुई, अखबारों में आने लगा, मीडिया में कुछ आने लगा कि 40 लोगों की डेथ हो गई है, 41 लोगों की डेथ हो गई है। एक भी यात्री की डेथ यात्रा में किसी यात्रा की अव्यवस्था के कारण से नहीं हुई है। आपको पता है किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को अन्य स्वास्थ्य कारणों से हो गया, लेकिन उसको भी दूसरे तरीके से थोड़ा बताया गया, लोगों को बताया गया और हमने स्वयं आगे आकर कहा कि भी जो यात्रा की कमियां हैं कहीं पर और व्यवस्था बनानी है, तो उस व्यवस्था को हमने बनाया है। अभी पिछले 7 दिनों से हमने इसीलिए रजिस्ट्रेशन बंद किया हुआ है और हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक आपका स्वास्थ्य अलाउ न करे, जब तक आपको डॉक्टर न कहे कि आप यात्रा कर सकते हैं, तब तक यात्रा न करें। क्योंकि मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूं और उत्तराखंड के अंदर आने वाले एक व्यक्ति को भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है तो व्यक्तिगत रूप से मुझे कष्ट होगा, मेरी आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए हमने सबसे अनुरोध किया है सबकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, वो सुरक्षित आएँ, सुरक्षित वापस अपने घर को लौट कर जाएँ। भगवान उनकी बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ, हमारे सभी देवी देवता देवभूमि के जो उनको आशीर्वाद दें, अपनी यात्रा जो है वो अच्छी कर कर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और वो स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। ये हमारा उद्देश्य भी है और एकमात्र हमारा इस समय काम भी है। इस समय चुनौती क्या है कि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चली है और 2 सालों से यात्रा न चलने के कारण से जो यात्री पहले जो है जो संख्या होती थी उसकी 5 गुना 6 गुना ज़्यादा लोग वहाँ पहुँच गए हैं। अभी पूरा ऋषिकेश भरा हुआ है, पूरा हरिद्वार भरा हुआ है और बद्रीनाथ केदारनाथ में जो हमारी कैपेसिटी है 16,000 की, 12,000 की, उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर। कोशिश कर रहे हैं कि सबकी यात्रा हो जाए, सबके अच्छे दर्शन हो जाए। थोड़ा हमने देशवासियों से भी अनुरोध किया है कि सब लोग यात्रा को व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दें। धामी जी, मैं एक सवाल, समय थोड़ा सा एक आखिरी सवाल, समय की मर्यादा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, इसलिए मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी कि ये सत्र में एक अंतिम सवाल के साथ पूरा कर रहा हूँ। और एक आखिरी सवाल, एक सदन की मर्यादा रहती है, अगले सत्र में देखते हैं, है ना जी।
अंतिम सवाल के साथ मैं पूरा करना चाहूँगा कि देश में जो राजनीतिक प्रयोग चलते रहे और इस राज्य में भी जो उठापटक रही कि इसे सरकार नहीं मिलती थी, इसे विकास नहीं मिलता था, डबल इंजन की सरकार में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, राज्य कैसा महसूस कर रहा है? ये बात मैं दो कारणों से कह रहा हूँ। एक तो विकास का कारण है, दूसरा ये है कि जो राष्ट्र भाव था उसको भी तिरोहित करने की कोशिश वहाँ पर लगी। जो जनसंख्या असंतुलन की बात कही है या सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने की बात कही है, इस डबल इंजन की सरकार में दोनों मुद्दों पर, राष्ट्र भाव के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर कैसा देखते हैं आप? देखिए, चुनाव से पहले हमने ये सब बातें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखी थी। एक तरफ काम करने वाले और एक तरफ हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे आज ऑल वेदर रोड बनी हो उत्तराखंड के अंदर, 4 धाम जाने वाली रोडें बनी हो, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बनी हो, बद्रीनाथ केदारनाथ में होने वाले पुनर्निर्माण के कार्य हों, चाहे आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में एम्स ऋषिकेश चल रहा है, हमारा उधम सिंह नगर में खुल रहा है, तो ये सारे काम हमने रखे। और जहाँ तक राष्ट्र की बात है, राष्ट्रवादी विचारधारा की बात है, राष्ट्रवाद को मानने वाले लोगों की बात है, तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने मोहर लगाई। इसीलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने एक मिथक तोड़ा है। 22 सालों में उत्तराखंड के अंदर दोबारा सरकार बनी है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जो आप पहले कह रहे थे कि कुछ अधिकारीगण जो खेल करते रहते थे, उन्होंने खेल बिगाड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने कहा कि अब खेल बिगड़ेगा नहीं, अब केवल खेल बनेगा। ये पूरे देश के सामने है। धन्यवाद धामी जी। बस एक बहुत संक्षिप्त से प्रश्न के साथ मैं पूरा करना चाहूँगा। आपसे पहले जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले त्रिवेंद्र जी जो थे, तो त्रिवेंद्र जी पांचजन्य के संवाददाता भी हुआ करते थे, लिखते भी थे किसी समय पर। और मैं आपसे मिला था पिछली बार, लिखते आप भी हैं। क्या लिखते हैं? कुछ पढ़ना सुनाना, क्योंकि आप कविता लिखते हैं, लेख नहीं लिखते, उपन्यास नहीं लिखते हैं। कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? इसके साथ ही हम ये सत्र पूरा करेंगे। नहीं, अब तो खैर बहुत कम समय मिल पाता है, लेकिन विद्यार्थी दिनों में कुछ कविताएं कुछ मैं लिखा करता था। आप कह रहे हैं तो मैं इसको सुना देता हूँ। एक मैंने कल भी सुनाया था। कल में एक हमारे पुराने एक ऑफिसर हैं, उनकी एक किताब उन्होंने लिखी थी, भंवर। तो उसका मैंने विमोचन कार्यक्रम में मैं गया था, तो मैंने वहाँ भी सुनाया था कि स्वतंत्रता के प्रेमी की अच्छा, मनोहर लाल जी आप सुना दें, उसके बाद हम खट्टर जी को तो चूंकि मंच पर बुलाना ही है। जी जी, प्रणाम। खट्टर जी भी, आदरणीय खट्टर जी भी आ गए। तो स्वतंत्रता के प्रेमी की अंबर के आगे सीमा है, स्वतंत्रता के प्रेमी की अंबर के आगे सीमा है, उसकी क्षमता के आगे तूफान बहुत ही धीमा है, तूफान बहुत ही धीमा है। अन्यायों के डर से जो अपना मुंह से लेते हैं, अन्यायों के डर से जो अपना मुंह से लेते हैं, उनकी माता यदि पुत्रवती तो फिर बंध्या कौन कहाएगी। प्रातः के द्वार यदि अंधकार तो फिर वो संध्या कौन कहाएगी। जो अपना सब कुछ देकर कुछ भी नहीं लिया करते, स्वतंत्र वही रहते हैं जो बनते सुविधा के दास नहीं, जो बनते सुविधा के दास नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद धामी जी। इसके साथ ही हमारी वार्ता का एक चक्र पूरा हुआ है। ओवर टू यू अनुराग।